नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। नेशनल पेंशन सिस्टम में बड़े बदलाव, जमा राशि के 25% तक बैंकों से ले सकेंगे लोन। रिटायरमेंट पर 80% तक रकम निकालने की छूट। 85 साल तक बने रह सकते हैं सब्सक्राइबर। म्यूचुअल फंड्स को लेकर सेबी का बड़ा फैसला। इंडेक्स फंड और ईटीएफ्स के लिए बेस एक्सपेंस रेशियो 1% से घटाकर 0.9% किया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लिए नियम किए आसान। बाजार में लगातार तीसरे दिन दबाव, सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। पीएसयू बैंक से शेयरों में खरीदारी। आईटी, मेटल, तेल, गैस इंडेक्स बढ़त पर बंद। रुपए में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। रिकॉर्ड लेवल तक फिसलने के बाद करीब ₹1 का दिखा सुधार। क्रूड में गिरावट और आरबीआई के डॉलर बिकवाली से सुधरे सेंटिमेंट। चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी जारी। एमसीएक्स पर चांदी का भाव 2,06,000 प्रति किलो के पार। इधर क्रूड ढलान पर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें फरवरी 2021 के बाद सबसे निचले स्तरों पर। संसद की स्थायी समिति ने एयरलाइंस की पेशी। इंडिगो संकट समेत यात्रियों की परेशानियों पर फोकस। पायलटों की ड्यूटी से संबंधित नियमों की भी होगी समीक्षा। मनरेगा में बदलाव के खिलाफ संसद समेत देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। नाम बदलने को बताया महात्मा गांधी का अपमान। बीजेपी ने कहा जनहित जा रही है कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से हुए सम्मानित। आज से ओमान की यात्रा पर निकले मोदी। जामनगर के वंतारा पहुंचे लियोनेल मेसी। अनंत अंबानी के साथ पूजा महाआरती के लिए लिया हिस्सा। जानवरों के लिए हो रहे कामों को बताया बेहद सुंदर और प्रेरणादायक। मिशन का समर्थन करने की जताई इच्छा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सेबी बोर्ड बैठक की, क्योंकि उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में म्यूचुअल फंड कुल एक्सपेंस रेशियो के नियमों में बदलाव किया है। सेबी ने बेस एक्सपेंस रेशियो 1% से घटाकर 0.9% कर दिया है। इसी के साथ कई बड़े फैसले बैठक में लिए गए हैं। We have also taken some important measures in respect of changing the caps, which is on the total expense ratio, bringing clarity on statutory levies, rationalization of brokerage limits, and disclosure of total expense ratio. Expense ratio limits, now called base expense ratio, shall exclude all statutory levies. Statutory and regulatory levies such as STT or CTT, as the case may be, NGST, stamp duty, SEBI fees, exchange fees. These will be incurred for execution of trades shall be charged on actuals over and above permissible brokerage limits. हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, म्यूचुअल फंड्स को लेकर काफी बड़े ऐलान किए गए हैं, क्या बदल जाएगा अब? बिल्कुल, जो सबसे बड़ा मुद्दा था इस बोर्ड मीटिंग में, जिस पर सबकी नजरें थी, वो यही था कि म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन में जो TER है उसका क्या होगा और जो ब्रोकरेज की कैप है उस पर क्या फैसला आएगा। तो जो TER पर है उसमें ये कहा गया है कि जो इंडेक्स फंड है या ETF हैं उनके लिए जो मौजूदा 1% का जो रेट है ये घटाकर 0.90 हो जाएगा। जो फंड ऑफ फंड है उनके लिए भी यही नियम लागू होगा, लेकिन अगर वो 65% से ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए जो है 2.25% से घटकर 2.10 हो जाएगा, यानी 15 BPS की उसमें कमी हो जाएगी। बाकी जो फंड ऑफ फंड है वहां पे भी 15 BPS की कमी जो है वो होगी। तो एक ये बड़ी बात है। जो क्लोज एंडेड स्कीम है उनके लिए 25 जो इक्विटी वाली क्लोज एंडेड स्कीम है उनके लिए भी 25 BPS की कमी होगी। जो 1.25% है अभी वो घटकर 1% हो जाएगा, और बाकी जो अन्य स्कीम है अदर देन इक्विटी है उनका जो 1% है वो घटकर 0.80% हो जाएगा, यानी 20 BPS की कमी होगी। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि जो ब्रोकरेज का कैप था, जो कैश मार्केट के ट्रांजैक्शंस हैं उन पर अभी 12 BPS की लिमिट है, जिसमें कि स्टैट्यूटरी ड्यूज जो है STT, GST बाकी चीजें जुड़ी होती हैं। लेकिन जो नेट अगर इसको हटा दें तो ये अगर स्टैट्यूटरी ड्यूटीज को हटा दिया जाए तो करीब 8.59 बेसिस पॉइंट आता था।
तो अब सेबी का यह कहना है कि ये घटकर 6 बेसिस पॉइंट हो जाएगा एक्सक्लूसिव ऑफ लेवीज, यानी इसमें जो बाकी जो ड्यूटीज लगती थी वो नहीं जुड़ेंगी। इसी तरह से जो डेरिवेटिव के सौदे थे वहां पर अभी जो 5% का 5 बीपीएस का जो लिमिट है, ये जो है इफेक्टिवली अगर ड्यूटीज हटा दी जाए तो घटकर 3.89 आता है। ये अब सेबी ने घटाकर 2% करने का प्रस्ताव जो है वो पास किया है। तो ये बड़ी बात हुई। इसके अलावा जो एग्जिट लोड के तौर पर 5 बीपीएस लगता था उसको भी हटा दिया गया है। साथ ही म्यूचुअल फंड को का जो नियम है उसको काफी सरल बनाया गया है, कंप्लायंस आसान हो, इस तरह के प्रस्तावों को जो है बोर्ड ने मंजूर किया है। तो ये म्यूचुअल फंड का मुद्दा सबसे बड़ा था। इसके अलावा जो 2-3-4 मुद्दे और थे, उसमें एक ये था कि बहुत बार जो नियम कहता है, सेबी का जो आईपीओ से जुड़ा नियम है, वो ये कहता है कि सभी इन्वेस्टर्स के शेयर जो है अदर देन प्रमोटर्स के वो लॉक इन में होने चाहिए 6 महीने के पहले। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग पहले से खरीद कर रखते हैं और कई बार वो उन शेयरों को गिरवी रख देते हैं, तो इसकी वजह से आईपीओ लाने वाली कंपनियों को बड़ी मुश्किल होती थी। तो अब सेबी ने यह कह दिया है कि जो डिपॉजिटरी का सिस्टम है वो ऐसे शेयरों को नॉन ट्रांसफरेबल कर देगा, ताकि कंपनियों के लिए जो आईपीओ लाना चाहती हैं उनके लिए अड़ंगे नहीं आए। साथ ही जो निवेशक हैं उनको आईपीओ की फैक्ट डिटेल समझने के लिए एक छोटी समरी का जो है प्रस्ताव सेबी बोर्ड ने पास किया है, ताकि वो उसकी बेसिक चीजें जो जिस कंपनी में पैसा लगाना चाहता है कोई, उसकी बेसिक चीजों को ठीक से पढ़ समझ सके और उसके बाद वो फैसला ले। तीसरा अगर कहें तो जो स्टॉक ब्रोकर के रेगुलेशन है, इनमें काफी बदलाव किए गए हैं। इसको जो नियम के अनुरूप जो है मौजूदा बदलते वक्त के अनुरूप बनाया गया है। इसमें एल्गो ट्रेडिंग जैसे शब्द को जोड़ा गया है, इसकी परिभाषा में लाया गया है। साथ ही जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग है या जो क्लियरिंग मेंबर है या दूसरे और टर्म है, इन शब्दों को जो पुराने नियम थे उसके मुकाबले काफी अपडेट किया गया है। साथ ही इसको छोटा किया गया है और इसकी भाषा भी सरल की गई है। साथ ही जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनके लिए कामकाज को और विस्तार देने का एक तरह से कहें तो रास्ता और खोला गया है। सेबी ने ये कहा है कि अगर कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग करती है जो सेबी के दायरे से बाहर है तो वो कर सकेगी, लेकिन उसको डिस्क्लोजर देना होगा कि ये जो सुविधा है, इस सुविधा में जो है अगर सेबी कोई दिक्कत होती है तो जो सेबी के निवेशकों के बचाव वाले नियम हैं वो उस पर लागू नहीं होंगे। साथ ही अलग बिजनेस वर्टिकल बनाकर उसको करना पड़ेगा। इसके अलावा जो डेट इश्यूज होते हैं वहां पर जिस तरह से इक्विटी में डिस्काउंट की सुविधा मिलती है, उस तरह से डेट के इश्यूज में भी डिस्काउंट देने की सुविधा का प्रस्ताव जो है बोर्ड ने पास किया है। साथ ही हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज जो थी उनके लिए जो एक थ्रेशोल्ड था, पैमाना था, उसको बढ़ा दिया गया है ताकि कंपनियों के लिए कंप्लायंस थोड़ा सा आसान हो जाए। जी ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। बाजार में लगातार तीसरे दिन दबाव दिखा है। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही है। कैसे रहा है आज के मार्केट का हाल, बता रहे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, रुपए में रिकवरी हल्की सी देखने को मिली, क्रूड में लगातार गिरावट है, लेकिन इसके बाद भी देखें तो भारतीय बाजारों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आज भी देखें तो जो ब्रॉडर मार्केट की रेंज थी ये थोड़ी सी बेरिश साइड पर थी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब में गिरावट देखने को मिली। दिन के दौरान उतार चढ़ाव भी काफ़ी तेज़ देखने को मिले। लेकिन आज के सेशन की खास बात है कि अगर आप डिफेंस को देखें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा कट देखने को मिला, लेकिन सरकारी बैंक ऐसे हैं जिनमें फेयरली थोड़ा सा बेटर ट्रेड्स देखने को मिला। अब बात करते हैं सबसे पहले गैस स्टॉक्स की, तो यहाँ पर एक्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। कारण ये है कि जो रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं, आईजीएल के ऊपर कुछ बड़े अपग्रेड्स भी देखने को मिले, इसका एक असर देखने को मिला। और साथ ही एमजीएल थोड़ी सी मामूली सी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन कमाल कर रहा है मीशो का स्टॉक, लिस्टिंग के बाद से स्टॉक लगभग दुगना हो गया है और बड़ी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली। पीएसयू बैंक्स की मैंने बात की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिग्गज है, बड़े मूव्स यहाँ पर आपको नजर आए। पीएनबी है, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन स्टॉक्स में भी खरीदारी नजर आई। लेकिन ईएमएस स्पेस ऐसी है जहाँ पर रिकवरी टिक नहीं पा रही है। डिक्सन टेक और एम्बर एंटरप्राइजेस आज के सत्र में भी टूटे। वहीं देखें तो ब्लॉक डील का इम्पैक्ट देखने को मिला। एक्जो नोबेल जो कि हमने बताया था कि प्रमोटर की तरफ से सेलिंग है और बड़ा कट यहाँ पर आपको देखने को मिला। और साथ में पॉलीकैब, इसमें भी जो डील हुई इसके बाद हमने देखा कि एकाएक बड़ी गिरावट नजर आई। अब बात चांदी की। चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी जारी है। आज भी M6 पर चांदी का भाव 2,06,000 प्रति किलो के पार पहुंच गया है। जानकार कीमतों में और तेजी की उम्मीद जता रहे हैं।
क्या है इस ब्रेक फ्री तेजी के कारण, बता रही है मनीषा गुप्ता। जी हाँ, चांदी का एक और दिन और एक और ऑल टाइम हाई हमने बनता हुआ देखा और इसी के साथ साथ अब चांदी यहाँ पर 130% की बढ़त इस साल में और उसमें से 30% की तेज़ी तो पिछले एक महीने में ही आपको देती हुई नज़र आई है। चांदी काफ़ी हद तक जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में हमने यहाँ पर स्टॉकिंग होते हुए देखी है कि चांदी एक जोग्राफी से दूसरी जोग्राफी में बहुत आसानी से नहीं जा पा रही है, एक डिस्ट्रप्शन यहाँ पर बनती हुई नज़र आई है जिसकी वजह से स्पेक्यूलेटिव ट्रेड बढ़ा है, सिल्वर स्क्वीज़ हमने यहाँ पर हुए देखी है और फिर इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है, चांदी डेफिसिट में है, एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिमांड भी यहाँ पर बनती हुई नजर आई जिसका सपोर्ट यहाँ पर चांदी में है। इंडस्ट्रियल डिमांड अभी भी यहाँ पर बरकरार है और माना यह जा रहा है कि आगे जाकर चांदी वॉलेटाइल रह सकती है। इंडियन मार्केट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चांदी डिस्काउंट में है क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी और ऑल टाइम हाइज के आसपास अब बहुत ज़्यादा खरीदार यहाँ पर चांदी में नहीं है। इंडस्ट्रियल डिमांड अपनी जगह है लेकिन ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट वाली जो मांग थी वो थोड़ी सी यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है। यहाँ भी बाजारों को लगता है कि अगर मुनाफा वसूली आती है तो $60 प्रति आउंस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर में अब 70-72 तक चांदी एक बार शायद आपको दिखा देगी। इधर क्रूड में भारी गिरावट देखने को मिली है। फरवरी 2021 के बाद सबसे निचले स्तरों पर भाव आ गए हैं। क्या है इसके पीछे के कारण, बता रही है मनीषा गुप्ता। कच्चे तेल में उठापटक जारी है। कल जहां पर 3% की गिरावट थी, आज के दिन में 1.5 से 2% की बढ़त भी देखने को मिली है और वो इसलिए क्योंकि यूएस ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स वेनेजुएला के ऊपर दिए हैं कि उनका जो ऑयल है, उनके जो टैंकर्स हैं, उस पर कुछ काम नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका एक इमीडिएट सेंटिमेंट इम्पैक्ट हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो जिस तरह से कच्चे तेल की चाल रही है, 60 और उसके नीचे का कारोबार हमने इस साल में यहाँ पर पिछले 4-5 महीने में बनता हुआ देखा है। ये तीसरा साल है जब कच्चे तेल में गिरावट है और अब तक हम यहाँ पर 5 साल के लोज पर कच्चे तेल को देख रहे हैं और साथ ही साथ 23% की गिरावट भी दर्ज की जा चुकी है। बाजार को लगता है कि आगे जाकर जिस तरह का सरप्लस हम बनता हुआ देख रहे हैं ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज से और जिस तरह से मांग कमज़ोर है चाइना, यूएस, मिडल ईस्ट वगैरह से, एक इम्पैक्ट बेरिश तरीके से यहाँ पर कच्चे तेल में आगे भी बरकरार रह सकता है। तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि 55 और 65 की रेंज यहाँ पर आपको कच्चे तेल में 2026 के लिए भी बनती हुई नजर आएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अब नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस बैलेंस के बदले बैंक से लोन लिया जा सकेगा। वहीं रिटायरमेंट पर ज्यादा कैश निकालने की सुविधा भी मिलेगी। पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने एनपीएस के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। डिटेल समझते हैं रोहन सिंह से। रोहन, एनपीएस में क्या-क्या बदलने वाला है? जी, पीएफआरडीए ने कई सारी चीज़ों को काफ़ी सिंप्लीफाई किया है। खासतौर पे एग्जिट के नियमों में जो सबसे बड़ा बदलाव है कि जो आपका एनपीएस बैलेंस है उसकी एवज में अब आप लोन ले सकेंगे। कुल जमा राशि का करीब 25% तक जो है वो लोन लिया जा सकेगा। इसके अलावा एनपीएस में बने रहने की जो अधिकतम आयु है वो पहले 75 साल थी, उसे बढ़ाकर 85 साल कर दिया गया है। साथ ही कुछ और भी बदलाव किए गए हैं। मसलन पहले बहुत ही क्रिटिकल बीमारी के समय ही जो है आप निकासी कर सकते थे, लेकिन अब किसी भी तरह के हॉस्पिटल किसी भी तरह की बीमारी के दौरान इसको जो निकासी है उसकी अनुमति दी गई है। साथ ही लाइफ टाइम में 1 टाइम घर बनाने के लिए भी निकासी जो है वो अलाउ की जाएगी। साथ ही जो नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए खासतौर पे जो निकासी है, लमसम है, उसकी मात्रा बढ़ाई गई है। पहले 60% तक लमसम अलाउ था और 40% जो था वो एन्युटी रखनी थी इनको, लेकिन अब जो है 80% तक लमसम अलाउ कर दिया गया है, यानी कि निकासी 80% तक की जा सकेगी। साथ ही जिनकी बैलेंस में 8 लाख से कम की राशि है वो 100% तक जो है निकासी कर पाएंगे। साथ ही जिनकी 8 लाख से 12 लाख के बीच जिनकी राशि है वो 6 लाख तक की निकासी उनको अलाउ की जाएगी। साथ ही कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं, जैसे पहले किसी नए बिजनेस को शुरू करने के लिए या फिर स्टार्टअप्स के लिए, किसी नए स्किल डेवलपमेंट के लिए निकासी संभव थी, उसे अब बंद कर दिया गया है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हाल के फ्लाइट कैंसलेशन समेत हवाई यात्रा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर आज संसद की स्थायी समिति की बैठक है। इस बैठक में इंडिगो और दूसरी सभी एयरलाइंस को बुलाया गया है, जहां जीपीएस स्पूफिंग, पायलटों में थकान और यात्रियों की परेशानियों पर चर्चा होगी। ज्यादा डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। रोहन, क्या है स्थायी समिति के एजेंडे में?
जी, सबसे थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हुई और इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो एयरलाइंस हो, डीजीसीए हो, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हो या फिर पायलट एसोसिएशन, सबको बुलाया गया था। जो मुख्य बातें थी, सबसे पहले जो हाल में कैंसिलेशन थे वो मुख्य रूप से उभर के आया। खासतौर पे जो रेगुलेटर है उनसे कारण पूछे गए, जो एयरलाइंस है, इंडिगो के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, सबसे एक कारण पूछे गए और उनका व्यू रखा गया। दूसरी तरफ इसी से जुड़ा जो मुद्दा था वो पायलट फटीग को लेकर था, एफडीटीएल नॉर्म्स को लेकर था। तो इसमें पायलट एसोसिएशन से खासतौर पे उनकी राय पूछी गई, उनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उनको दिया गया कि क्यों ज़रूरी है ये नियम और ये किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्या इसमें किसी बदलाव की ज़रूरत है। तो इन सब पे काफ़ी विस्तृत से चर्चा हुई। और एक और जो चीज़ महत्वपूर्ण रही वो थी जीपीएस स्पूफिंग। कई सारे सैकड़ों मामले आ चुके हैं देश भर में और दिल्ली जैसे एयर स्पेस में भी इस तरह के मामले आ चुके हैं। तो उसको लेकर खास तौर पे जो स्थायी कमेटी है उसके सदस्य काफ़ी ज़्यादा चिंतित दिखे, उस पर रेगुलेटर से जवाब मिला। और आज जितनी भी चर्चा हुई है उस सब का एक जो है समरी लेके एक रिकमेंडेशन दिया जाएगा कुछ समय के बाद स्थायी समिति की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को हार का सामना करना पड़ा था। एयरफोर्स के विमान गिराए गए थे। मंगलवार को पुणे में चौहान ने कहा, 7 मई को हुए करीब आधे घंटे की हवाई झड़प में भारतीय विमान उड़ान भरने की हालत में ही नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से उन्हें गिराए जाने का खतरा था। इसी वजह से एयरफोर्स को पूरी तरह ग्राउंड कर दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि अगर ग्वालियर, भटिंडा या सिरसा से कोई विमान उड़ता तो उसके गिरने की पूरी आशंका थी। इतना ही नहीं, वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं और माफी मांगने को भी तैयार नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि इस मामले की पड़ताल होनी चाहिए। त्यामुळे मग एक असा विषय निघाला की मग मोदींनी का मान्य केलं. पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला. 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला. हे कोणी मान्य करो अगर न करो. आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला. त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही. मैं करूंगा डिटेल बात करूंगा जी. आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली. So are you apologizing right now? अरे बिल्कुल, मैं मेरा राइट है. कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस. हालांकि कांग्रेस ने इसे पृथ्वीराज चौहान का निजी बयान बताकर इससे पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि आर्मी का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान सुनिए। केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, मैंने उनका कोई बयान नहीं सुना है, इसलिए उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। सिर्फ इतना गर्व से कहूंगा कि हमें गर्व है भारत की सेना पर, उसके पराक्रम पर, और जो सेना के बारे में अधिकृत बयान सेना देगी मैं उसको भी स्वीकार करूंगा। पर इतना याद दिला दूं, ये वही विश्व विजयी सेना है जो 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जिसने दुनिया का जुग्राफिया बदल के बांग्लादेश में। इधर बीजेपी नेताओं ने पृथ्वीराज चौहान के बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेताओं की ये पुरानी आदत है। बीजेपी का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान सिर्फ राहुल की तरह बयान दे रहे हैं और ये हैरत की बात है। आर्मी के अपमान को लेकर पृथ्वीराज चौहान और कांग्रेस नेताओं को घेरा। देखिए, ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है, ये एंटी नेशनल कांग्रेस है और सेना का अपमान बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। सड़क का गुंडा कहना, कारगिल विजय दिवस 5 वर्ष नहीं मनाना, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना और ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े करना और हमारे सेना के मनोबल को विजय दिवस के दिवस पर चोट पहुंचाना। और ये कोई पृथ्वीराज चौहान का स्टेटमेंट नहीं है। राहुल गांधी ने भी यही कहा है। राहुल गांधी ने कहा सेना की पिटाई हो गई। राहुल गांधी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर सरेंडर था। राहुल गांधी ने कहा सेना की क्या आवश्यकता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स राहुल गांधी के, इसलिए राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है पृथ्वीराज चौहान पर। और ये इनका फैशन और पैशन बन चुका है कि सेना का करो अपमान, पाकिस्तान का करो गुणगान, यही कांग्रेस की बन चुकी है पहचान। बढ़ते अगली खबर की ओर। मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस ने इसको लेकर एक व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को मौजूद रहने को कहा है। राहुल गांधी हालांकि देश से बाहर है, लेकिन उन्होंने नाम बदले जाने पर
महात्मा गांधी का अपमान बताया है। राहुल ने कहा है कि देश के युवाओं को बड़ी बेरोजगारी में धकेलने के बाद सरकार अब गांव में मजदूरों के कामकाज की गारंटी को भी खत्म करने में लगी है। कांग्रेस ने बिल का विरोध करते हुए पूरे देश भर में प्रदर्शन की तैयारी की है। संसद से लेकर सभी जिला मुख्यालयों तक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि वो गरीबों और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए लड़ती रहेगी। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। रेल यात्रियों के लिए एक राहत की खबर है। अब रिजर्वेशन चार्ट 8 से 10 घंटे पहले ही बन जाएगा, ताकि रिजर्वेशन ना मिलने की स्थिति में यात्री को विकल्प खोजने का समय मिल जाए। खबर के ज्यादा डिटेल समझते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, क्या शेड्यूल होगा रिजर्वेशन चार्ट का? देखिए, सरल भाषा में अगर आपको एक खबर बताऊं तो ये कि अब रेल रिजर्वेशन चार्ट पहले से ज़्यादा पैसेंजर फ्रेंडली होने जा रहा है। अभी एन वक्त पर यानी कि 2 से 3 घंटे पहले ही ये पता चल पाता है कि आपकी ट्रेन की टिकट कंफर्म हुई है या नहीं। कंफर्म होने पर जाहिर तौर पर खुशी होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर ये पता चले कि आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, ऐसे में आप किसी दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में प्लान नहीं कर पाते हैं और वहीं जो आगे की प्लानिंग है वो भी आपकी सफ़र होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रेलवे ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत डिपार्चर के हिसाब से अब जो रिजर्वेशन चार्ट है, खासतौर पर जो पहला रिजर्वेशन चार्ट है वो तैयार किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि ऐसी ट्रेनें जिनका डिपार्चर सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में है, तो ऐसी जो ट्रेनें हैं इनके लिए रिजर्वेशन जो चार्ट है वो पिछली रात 8 बजे तक तैयार कर लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर दूसरे डिपार्चर की बात करूं, जिसमें दोपहर 2 बजे से लेकर रात को 11:50 तक की ट्रेनें आती हैं, या फिर मध्य रात्रि 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे की ट्रेनें हैं, इनके डिपार्चर को ध्यान में रखते हुए इनका जो पहला रिजर्वेशन चार्ट है वो 10 घंटे पहले तैयार कर लिया जाएगा। रेल मंत्रालय की तरफ से क्रिस और साथ ही साथ जितनी भी जोन्स हैं उन्हें ये सर्कुलर जारी कर दिया गया है। मकसद साफ है, यही कि जो एन वक्त पर पैसेंजर्स को परेशानी होती थी, जो पूरा उनका प्लान सफ़र करता था, वैसी नौबत पैसेंजर्स के सामने ना आए, ताकि वो अपनी जो आगे की प्लानिंग है, खासतौर पर जो रेल के जरिए प्लानिंग है, उसमें किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। इसी मकसद से ये बड़ा कदम रेलवे की तरफ से उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से नवाजा गया। प्रधानमंत्री ने इथियोपिया के अधवा विजय स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत और इथियोपिया की खास संबंधों और मजबूत दोस्ती पर जोर दिया। इथियोपिया की 2 दिवसीय यात्रा पूरा करके अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान के मस्कट पहुंच गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण का कहर आज भी जारी है। आज AQI में मामूली सुधार जरूर दिख रहा है, लेकिन हवा अब भी बेहद खराब की कैटेगरी में है। इसी बीच प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ और कदमों की घोषणा की है। दिल्ली प्रदूषण के अपडेट बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, कल के मुकाबले आज थोड़ा सुधार जरूर है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो कल ये 378 था। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 328 है दिल्ली का औसत AQI। लेकिन कई सारे जो औद्योगिक इलाके हैं, खासतौर पे आनंद विहार, बवाना, बुराड़ी जैसे जो इलाके हैं, वहां अभी भी AQI आपको 400 के करीब दिखेगा। बहरहाल दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ फैसले किए गए हैं। मसलन चूंकि ग्रैफ 4 के नियम लागू हैं राजधानी में, इसलिए इससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज प्रभावित हुई हैं। तो जो मजदूर रजिस्टर्ड हैं उनके अकाउंट में दिल्ली सरकार की तरफ से 10,000 रुपए देने की घोषणा की गई है, चूंकि उनका काम जो है वो पूरी तरह से इस वक्त बंद है। साथ ही जो तमाम दफ्तर हैं, चाहे वो प्राइवेट दफ्तर हो चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, उन्हें अनिवार्य रूप से कहा गया है कि वो 50% ऑक्यूपेंसी पर काम करें। जो गैर जरूरी काम है वो लोगों को घर से करने की इजाजत दें। और ये भी कहा गया है कि जो इसका पालन नहीं करेंगे, जो कंपनियां इसका पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी। हालांकि जो आपात सेवाएं हैं, अस्पताल हैं या जो बाकी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, उन्हें इससे अलग जरूर रखा गया है। साथ ही एक और घोषणा की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, वो ये है कि जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं, जो भी BS4 मानकों से नीचे हैं, उनको जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। पहले ये जो है सिर्फ ट्रक्स के लिए लागू था, लेकिन अब कोई भी ऐसी गाड़ी हो जो कि BS4 मानक का पूरा पालन नहीं करती है, तो उसे दिल्ली में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो पेट्रोल पंप हैं, जो फ्यूल स्टेशन है, वहां पे हर उस गाड़ी को फ्यूल ना दिया जाए जिसके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है। तो कुछ कदमों की घोषणा की गई है। इसका कितना असर होता है प्रदूषण पे, ये आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा।
मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने जामनगर में वंतारा का खास दौरा किया। मेसी अपने साथी खिलाड़ियों लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ पहुंचे थे। यहां उनका पारंपरिक शैली में स्वागत किया गया। उन्होंने अनंत अंबानी के साथ पूजा की और महाआरती में भी भाग लिया। इसके बाद मेसी ने वंतारा के विशाल संरक्षण परिसर का भी भ्रमण किया, जहां उन्होंने वन्य जीवों को देखा और देखभाल करने वालों से बातचीत की। अपना अनुभव साझा करते हुए मेसी ने कहा कि वंतारा में जानवरों के लिए किया जा रहा काम बेहद सुंदर और प्रेरणादायक है। उन्होंने दोबारा आने और इस मिशन का समर्थन करने की इच्छा भी जताई। वंतारा आने और जानवरों के निस्वार्थ सेवा में प्रेरणा देने के लिए अनंत अंबानी ने मेसी का आभार जताया। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।